हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 21। अब आगे। हेमंत तुरंत बोला, दोनों बातें अलग इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि वह सिर्फ अपने काम के बारे में बात कर रहे होंगे या ये भी हो सकता है कि वह लोग खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होंगे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं, मैं इतने अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, उन दोनों के हाव भाव को देखकर अच्छे से समझ गया हूँ कि वह किस बारे में बात कर रहे होंगे। किस बारे में बात कर रहे होंगे? इश्की ने उत्सुकता से पूछा। हेमंत ने पलट कर यांश के हाव भाव को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे लगता है कि वह अपने बारे में बात कर रहे हैं। तुम अपने अनुभव के आधार पर बस ऐसी बातें नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो चलो क्यों न उनके पास ही जाकर पूछ ले। मैं ऐसा नहीं करूंगी। इश्की ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। फिर वह खाना खाने लगी। हेमंत इस समय शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से नाच रहा था। इश्की ने कुछ और निवाला खाया और महसूस किया कि वह अयांश को देखने से नहीं रोक पा रही है। अनजाने में अयांश भी उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अयांश को देखकर इश्की ने अपनी नजरें घुमा ली। अयांश ने जैसे ही यह महसूस किया, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। अयांश, क्या तुम ठीक हो? फलक चिंता से बोली। फलक की आवाज सुनकर अयांश ने खुद को संभाला। इस समय उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। फिर उसने फलक की ओर देखकर कहा, फलक, मुझे अभी कुछ काम निपटा नहीं है, तुम आराम से लंच कर सकती हो, मैं इसका बेल भी दे चुका हूँ। इतना कहने के बाद अयांश वहां से जाने लगा। फलक तुरंत अयांश को रोकने के लिए दौड़ी। इश्की की नजर उन दोनों पर पड़ी और उसे भी अब गुस्सा आने लगा। इश्की ने अपना चम्मच नीचे रखा और हेमंत को अकेला छोड़कर वहां से जाने लगी। हेमंत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इश्की ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इश्की अपने कार में बैठी आज की घटना के बारे में ही सोच रही थी और वह इससे काफी परेशान थी। दूसरी तरफ तरह हेमंत इश्की को तब तक देखता रहा जब तक वह वहां से चली नहीं गई। हेमंत समझ गया कि इश्की दुखी है। हालांकि उसने सोचा कि यांश जितना इश्की से दूर रहेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इश्की को अपना बनाने का मौका छोड़ता नहीं चाहता था। इश्की कार चलाते समय सोच रही थी कि वह खुश कैसे हो सकता है। उससे भी बुरी बात यह है कि उसने मुझे देखने के बाद भी नजरअंदाज कर दिया। अयांश भी अपने कार में गुस्से में बैठा था। जब वह दूसरे दिन ज्ञान के साथ बाहर गई थी तो इश्की मुसीबत में पड़ गई थी। वह आज फिर हेमंत के साथ घूम रही है। क्या वह अब मुझसे प्यार नहीं करती? इसी तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। अयांश इश्की की चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ वापस आया। जब वह रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो उसने इश्की की कार को वहां खड़ा नहीं पाया, इसलिए उसने सोचा कि वह उसकी कार पीछा करेगा और विला की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि इश्की वहीं जाएगी। इश्की जो अपने धुन में गाड़ी चला रही थी, अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे इश्की की कार पेड़ से टकरा गई। अयांश जो उसका पीछा कर रहा था, उसने इस नजारे को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी कार को रोका और इश्की के पास गया। अयांश ने तुरंत इश्की को अपनी कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। इश्की, उठो प्लीज, बस थोड़ी देर और हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। आयांश ने उसकी हालत पर नजर रखते हुए अपना फोन निकाला और बोला, मेहर, इश्की क्या एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे अभी हॉस्पिटल लेकर आता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम तुरंत आ जाओ। क्या एक्सीडेंट? बस मैं अभी आ रहा हूँ। मेहर अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल की ओर भागा। आयांश की कार अस्पताल के सामने रुकी। मेहर उसके पास दौड़कर आया और इश्की को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर वार्ड में ले गया। आयांश तुरंत बोला, क्या उसे ज्यादा चोट लगी? उद्धरण चिन्ह, नहीं, बस उसे थोड़े सर पर चोट आई है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ और टेस्ट करने के बाद मेहर को भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। मेहर अयांश की ओर देखकर बोला, चिंता मत करिए, वह बेहोश हुई है और उसे कहीं चोट नहीं लगी। मेहर की बात सुनकर अयांश ने राहत की सांस ली और बोला, ये अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद जब इश्की को होश आया तो उसने हैरानी से पूछा, मेहर, मैं कहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह, तुम हॉस्पिटल में हो। और उसने इश्की को उठने से मना किया। माधव, मैं चाहता हूँ कि तुम इश्की के एक्सीडेंट की जगह पर जाओ और चेक करो कि क्या वहाँ कोई सुराग है, अयांश ने फोन पर ऑर्डर देते हुए कहा। क्या उन्हें ज्यादा चोट लगी है? माधव ने पूछा। वह ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। ठीक है, मैं अपने काम निपटाकर आपको बताता हूँ। माधव ने बात पूरी की। अयांश ने फोन रखा और इश्की की वार्ड में आया। अब तक मेहर ने इश्की के चोटों का इलाज कर दिया था और वह उससे बातें कर रहा था। कैसा लग रहा है? अयांश जल्दी से इश्की के पास आकर बोला। इश्की ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह, वही तुम्हें लेकर आए थे, मेहर ने समझाया। इश्की ने अयांश की ओर देखा। उसे लगा था कि वह बस अयांश को इमेजिन कर रही है, लेकिन अब उसे पता चला कि ये सच था। लेकिन जब उसे याद आया कि अयांश फलक के साथ लंच कर रहा था तो उसे गुस्सा आया। क्या तुम फलक के साथ लंच नहीं कर रहे थे? तुम वहां कैसे पहुंच गए? इश्की ने उसे घूरते हुए पूछा। यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। क्या तुम्हें कहीं दर्द है?
अयांश ने सवाल टालते हुए पूछा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इश्की भी गुस्से में आ गई। तुम्हें जाना चाहिए, इश्की ने उसे गुस्से में कहा। तुम दोनों को क्या हुआ? मिहिर ने सवाल पूछा। उसे लगा कि दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। ये देखकर कि इश्की उससे नाराज थी, अयांश ने फैसला किया कि वह अब यहाँ नहीं रुकेगा। उसने मिहिर की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, बस मुझ पर एक एहसान करो कि उसे बाद में घर भेज देना। मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे काम निपटाना है। अरे अयांश, मिहिर चिल्लाया, लेकिन अयांश चला गया। इश्की, तुम अभी भी दर्द में हो? तुमने अयांश पर इतना गुस्सा क्यों किया? तुम दोनों को क्या हो गया? मिहिर ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। कुछ नहीं, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? इश्की ने पूछा। हाँ जरूर, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकती। मिहिर ने उसे सहारा दिया। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। थैंक यू, इश्की बोली। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मिहिर ने इश्की को अपनी कार में बिठाया और उसे घर ले जाने लगा। मुझे अपने घर नहीं जाना। तो तुम्हें कहाँ जाना है? इश्की ने एक आह भरी और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मुझे होटल ले चलो। होटल? क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ठीक है। मिहिर निराश होकर उसे होटल ले गया। क्या तुम सचमुच यहाँ रहना चाहती हो? उसने पहुंचने के बाद पूछा। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। इश्की कार का गेट खोलकर बाहर उतरी और मिहिर से बोली, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि अयांश के पूछने पर भी तुम उसे नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ। क्या ये सब करना जरूरी है? मिहिर ने इश्की से पूछा। हाँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी है। मिहिर ने सिर हिलाया। इश्की होटल के अंदर चली गई। मिहिर सिर पर हाथ रखकर बुदबुदाया, लड़कियां सच में कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ी करती है। इश्की जिस होटल में गई थी वही ज्ञान भी था। अपने रूम में जाने के बाद इश्की ज्ञान के रूम के बाहर उसके गेट को खटखटाने लगी। ज्ञान कमरे में काम कर रहा था। जब उसने दरवाजे की आवाज सुनी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां इश्की होगी। उसने तुरंत गेट खोला। इश्की, तुम ये क्या कर रही हो? ज्ञान ने खुश होकर कहा, लेकिन इश्की के सिर पर पट्टी को देखकर वह चौंक गया। तुम्हारे सिर पर क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये कुछ नहीं है, बस मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। इश्की सीधे ज्ञान के कमरे में चली गई। ये देखकर कि इश्की का मूड ठीक नहीं है, ज्ञान उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए बोला, क्या तुम कुछ लेना चाहती हो? इश्की ने मना कर दिया। वैसे तुम इन दिनों क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मेरे भाई की कंपनी में कुछ परेशानी थी। मैं आज अपने एक फ्रेंड से मिलकर उसके बारे में बात करने गई थी। क्या परेशानी बड़ी है? ज्ञान ने परेशान होकर पूछा। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, हमने पहले ही समस्या का समाधान खोज लिया है। इश्की ने जवाब दिया। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि अगले कुछ दिनों में प्रोडक्ट बन जाएंगे तो तुम्हें फैक्ट्री जाकर वहां से सामान उठाना है। जरूर, कोई परेशानी नहीं है। उसे केज को देना है। इश्की आगे बोली। ठीक है, मैं तुम्हें बस यही बताने आई थी। मैं तुम्हारे सामने वाले कमरे में ही रहूंगी। ये सुनकर ज्ञान हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम सचमुच होटल में रहना चाहती हो? इश्की ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चली गई। बिस्तर पर लेटते ही इश्की का दिमाग तेजी से घूम रहा था, क्योंकि वह सोच रही थी कि अयांश ने अस्पताल में कैसा व्यवहार किया। वह इतनी बातें कब से मानने लगा? वह सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि मैंने उसे जाने के लिए कहा था। अयांश अभी अभी ऑफिस पहुंचा था और माधव पहले से ही उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या सब कुछ हो चुका है? अयांश ने बिना भाव के पूछा। हाँ, माधव ने जवाब दिया। सर, पिछले कुछ दिनों से चेक करने के बाद आदमी मिल गया जिसके हाथ पर टैटू है। ये खबर सुनकर अयांश के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वह इस शहर में ही है। उसे डराना मत, बस सावधान रहो और उन लोगों पर ध्यान दो जिससे वह मिलता है। अयांश ने फिर से अपने विचारों में खो जाने से पहले कहा। वह आदमी एक एजेंट होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उसके माध्यम से मैं उस आदमी का पता लगाऊंगा जो इन सब के पीछे है। समझ गया, माधव ने कहा। क्या तुम्हें सियान के बारे में कोई खबर मिली? अयांश ने पूछा। अभी तक तो नहीं मिला, माधव ने जवाब दिया। ठीक है, टैटू वाले आदमी पर नजर रखो और यह सुनिश्चित करना कि हम उसके जरिए असली गुनहगार तक पहुंच सके, अयांश ने गंभीरता से कहा। अयांश ऑफिस में बैठा चुपचाप सोच रहा था। इतने समय के बाद मैंने आखिरकार कुछ सुराग हासिल कर लिया। वह व्यक्ति जिसने दादाजी को चोट पहुंचाई है, मैं उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सर, मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है, टैटू वाले आदमी ने अभिमान के सामने खड़े होकर कहा। जब तुम यहाँ आए थे तो कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? अभिमान ने घूरते हुए कहा। नहीं। अच्छा काम किया, अभिमान ने कहा। अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। अपना काम पूरा करने के बाद मुझे वापस उस ठिकाने पर मिलो ताकि तुम सियान पर नजर रख सको। मुझे चिंता है कि अयांश उसे ढूंढ लेगा। इस समय अभिमान को सियान के परिवार की सबसे ज्यादा चिंता थी। अगर अयांश उन्हें ढूंढ लेता तो अभिमान मुश्किल में पड़ जाते। सर, आपको नहीं लगता कि हमें सियान को रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह आगे चलकर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दे? टैटू वाले आदमी ने कहा।
तुम इसके बारे में मत सोचो, हमने पहले ही उन्हें अपने पास रखा है, लेकिन अगर हम उसे मार देते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। टैटू वाले आदमी ने सिर हिलाया। दोनों ने थोड़ी देर तक और बातें की, उसके बाद वह वहां से चला गया। तभी अयांश के गार्ड ने उसकी एक फोटो ली और अयांश को भेज दी। अयांश अभी अपना काम ही कर रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। जब उसने मैसेज चेक किया तो उसे एक टैटू वाले आदमी की फोटो मिली। माधव, किसी को इन दोनों का पीछा करने के लिए कहो और देखो कि वह कहाँ जा रहे हैं, अयांश ने ऑर्डर दिया। ठीक है सर। शाम होने पर अयांश विला वापस आया। काफी समय बाद भी जब उसे इश्की नहीं दिखाई दी तो उसने इसी विला में फोन किया। तब दिया ने फोन उठाया। दिया, क्या इश्की वहां वापस आई है? उद्धरण चिन्ह। दिया बोली, नहीं मिस कपूर ने मुझे नहीं बताया कि वह आज वापस आ रही। क्यों, क्या बात है? क्या मिस कपूर आपके साथ नहीं है? दिया ने पूछा। दिन में उसने बताया था कि वह दादी से मिलना चाहती है, इसलिए मुझे लगा कि उसके बाद वह घर लौट आई होगी। खैर, वह अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन वह रास्ते में होगी। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करके देखता हूँ। अयांश ने उलझन ने फोन काट दिया। अगर वह दादी के घर नहीं गई है तो क्या वह अपने परिवार के यहाँ गई है, अयांश ने सोचा। वह सोफे पर लेट गया। वह कपूर हाउस फोन नहीं कर सकता था और वह न ही इश्की को फोन करना चाहता था। उसने तुरंत मिहिर को फोन करके पूछा, इश्की कहाँ गई है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर बहुत देर तक झिझकता रहा। इश्की ने उससे कहा था कि वह इसके बारे में अयांश को न बताए। मिहिर की हिचकिचाहट को समझते हुए अयांश ने कहा, इश्की ने तुम्हें मुझे बताने के लिए मना किया है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अयांश ने कहा। चलो इस तरह से करते हैं, मैं सवाल पूछूंगा और तुम हाँ और न में जवाब देना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर को उन दोनों के बीच की लड़ाई में शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो मान गया। क्या इश्की कपूर हाउस गई है? अयांश ने सवाल पूछा। नहीं, अगर वह कपूर हाउस नहीं गई और वह दादी के यहाँ भी नहीं गई तो वह कहाँ गई होगी? उसने सोचा, क्या उसके पास जाने के लिए कोई और जगह है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया, अयांश सुरक्षित होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जबकि वह नहीं चाहती कि आपको पता चले कि वह कहाँ है, तो आपको कुछ दिन के लिए उसे अकेले रहने देना चाहिए। शायद तब वह आपसे बात करे, मिहिर ने अयांश को समझाते हुए कहा। हाँ ठीक है, अयांश ने भी सहमति जताई। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि इश्की ठीक है।